हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th की पोएट्री द सोल्जर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। यह हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही शानदार का होने वाला है और यह हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल 100% याद हो जाने वाला है। शर्त सिर्फ इतना होगा कि आप इस वीडियो को पूरे इत्मीनान और ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तो आपको द सोल्जर की कविता पूरी अच्छी तरीके से याद आ जाएगी और जब आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे तो आप पूरा 100 का 100 करके आएंगे। द सोल्जर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा, तो आप बिल्कुल इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द सोल्जर कविता को शुरू करने से पहले हमें रूपर्ट ब्रूक के बारे में जानना होगा, क्योंकि अबाउट राइटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रूपर्ट ब्रूक के बारे में समझते हैं कि रूपर्ट ब्रूक आखिर क्या है, कौन है और इस कविता को उन्होंने कैसे लिखा। ये सारा कुछ समझेंगे ताकि इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूपर्ट ब्रूक का जो जन्म हुआ था 1887 और मृत्यु हुई थी 1915 में, यानी कि 1887 में रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ और 1915 ईस्वी में रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हुई। वाज बोर्न इन वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। इनका जो जन्म हुआ था एक संपन्न शैक्षणिक परिवार में इनका जन्म हुआ था, यानी कि पढ़े लिखे शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ है। हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। इनके पिता हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल के, जहां पर वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, जहां पर के रूपर्ट ब्रूक शिक्षित हुए थे किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में रूपर्ट ब्रूक ने पढ़ा है, उससे पहले वो हाउस मास्टर जहाँ पे उनके पिता थे रग्बी स्कूल में, वहाँ पर उनकी शिक्षा हुई थी। W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England. W.B. Yeats एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं अंग्रेजी के। उन्होंने रूपर्ट ब्रूक को कहा कि वह इंग्लैंड के सबसे हैंडसम है, सबसे आकर्षक नवयुवक हैं। W.B. Yeats एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और वो उनको कहते हैं रूपर्ट ब्रूक के बारे में कि यह इंग्लैंड के सबसे नवयुवक, सबसे सुंदर युवक हैं। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. अब इस लाइन में कह रहा है कि वो एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाते हैं। He assumed a symbolic role. symbolic का मतलब होता है प्रतीकात्मक, रोल मतलब भूमिका। वह एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाते हैं और अंततः जो कि धीरे धीरे चल के युद्ध में संलग्न रहने वाले एक व्यक्ति, जो कि बहुत ही सुंदर, यहाँ पे लिखा गया है यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, जो कि वो आगे चल के परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत से नौजवान योद्धा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। He died of septicemia on April 23, 1915. उनकी मृत्यु सेप्टिसीमिया नामक रोग की वजह से होती है अप्रैल 23, 1915 में। 23 अप्रैल 1915 को सेप्टिसीमिया नामक रोग इनको होता है, जिसके वजह से इनकी मृत्यु होती है। सेप्टिसीमिया नामक रोग एक प्रकार का वह बीमारी है जिसमें कि हमारा जो खून होता है वो धीरे धीरे पानी में परिवर्तित होने लग जाता है और जहर मिलने लग जाता है, जिसके वजह से इनकी मृत्यु हुई। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनस इन द एशियन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गोविपोली। तो गोविपोली के युद्ध के लिए, गोविपोली में जो लड़ाई हो रही थी उसके युद्ध के लिए जाते समय इनकी मृत्यु, जो कि यहाँ पे दिया है इन द एशियन, एशियन में लेमनस द्वीप पे, एशियन में लेमनस द्वीप पे इनकी मृत्यु हुई। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट। ब्रूक याद किए जाते हैं युद्ध कवि के रूप में। यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्रूक किस प्रकार के कवि हैं, तो हम कहेंगे वॉर पोएट हैं। तो ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिन्होंने कि देशभक्ति की भावना को प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में हमारे अंदर जगाया था। ये कह रहे हैं कि हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने वाले यह व्यक्ति थे। His reputation chiefly rests on 5 war sonnet, of which The Soldier is undoubtedly the best and the most enthusiastic. यानी इसका मतलब ये है कि इनकी जो प्रमुखता थी, इनकी जो
महानता थी, इनकी प्रतिष्ठा जो थी वो 5 वॉर सोनेट लिखने की वजह से और ज़्यादा बढ़ गई। और जो द सोल्जर है वह निसंदेह, अनडाउटेबली का मतलब होता है निसंदेह, बिना शक के, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रशंसनीय कविता है, अधिक प्रभावशाली करने वाली कविता है। सबसे अधिक जो संकलित है, सबसे अधिक बार जो लिखा गया है वो द सोल्जर है, इज द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलॉजिस्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले पूछा जाएगा द सोल्जर किस प्रकार की कविता है। द सोल्जर टाइप ऑफ, तो हम बोलेंगे वॉर पोएम है। रूपर्ट ब्रूक इज अ वॉर पोएट, दूसरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि किन्होंने इनको कहा था कि वह सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन है, तो W.B. येट्स। इसके बाद में कितने वॉर सोनेट इन्होंने लिखे हैं, तो 5 वॉर सोनेट इन्होंने लिखा है, ये बात याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा अच्छी कौन है इनके सोनेट्स में से, द सोल्जर। सोनेट जो होती है 14 लाइन की कविता को कहते हैं, और जो यह पोएट्री है वो भी बिल्कुल 14 लाइन की है। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 5, 10, 11, 12, 13, 14, यह बिल्कुल 14 लाइन की कविता है। और 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। और सोनेट के 2 पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट को हम बोलते हैं ऑक्टेव और सेकेंड पार्ट को बोलते हैं सेस्टेव। तो 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। सोनेट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 8 और 6 लाइन की। पहले 8 लाइन को हम लोग कहते हैं ऑक्टेव, और बाद के 6 लाइन को हम लोग कहते हैं सेस्टेट। याद रखिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहले 8 लाइन को ऑक्टेव और बाद के 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं। चलिए, तो हम लोग अब कविता को समझते हैं, कविता में क्या बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है वो कैसे लाइन को शुरू कर रहा है वो देखिएगा। इसमें आपको देशभक्ति की वो भावना समझ में आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक जो सिपाही होता है वो क्या सोचता है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, कि यदि मैं मर जाता हूँ, यदि मैं मर जाऊँ तो मेरे बारे में बस इतना सोचना। इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाता हूँ, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में बस इतना सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि विदेशी ज़मीन का कोई कोना, विदेशी ज़मीन का कोई कोना हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, सर्वदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मेरी अस्थियां दफन होंगी। जिस जगह पर मैं दफन होऊंगा वह अब छोटा सा भाग हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। यह एक देशभक्ति की भावना है। एक सोल्जर, एक वीर सैनिक क्या सोचता है कि अगर मैं मर जाता हूँ, जिस जगह पर मैं मरूंगा, जिस जगह पर मैं दफन होऊंगा, वो ज़मीन हमेशा के लिए उस देश का हो जाएगा जिस देश का मैं हूँ। तो ये इंग्लैंड के हैं, तो इंग्लैंड के बारे में लिखते हैं कि अगर मैं मरूंगा किसी भी ज़मीन पर, उस विदेशी ज़मीन का वो छोटा सा कोना, एक छोटा सा भाग हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड। फिर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वह जो भाग होगा, वह जो विदेशी ज़मीन का कोना होगा, पहले से समृद्ध तो होगा, लेकिन उसमें पहले से और ज़्यादा समृद्ध देश का एक डस्ट, एक धूल, एक बॉडी वहाँ पे दफन होगी, जिसके वजह से वो और ज़्यादा धनी हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि वह जो ज़मीन है, जिस जगह पे वो दफन हो रहे हैं, हो सकता है वह मूल्यवान होगा, लेकिन एक और भी ज़्यादा रिचर डस्ट वहाँ पे कॉन्सिल्ड हो रहा है, दफन हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे कि उस विदेशी ज़मीन के कोने पर एक और उससे भी ज़्यादा धनी जो धूल है, जो बॉडी है, वो वहाँ पे दफन हो रही है, तो वो और ज़्यादा धनी हो जाएगी। अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, अब यहाँ पे लिख रहे हैं अपने शरीर को, अपने बॉडी को, अपने धूल को, मतलब मरने के बाद मिट्टी हो जाता है शरीर, तो उसी को लिख रहे हैं कि जिस धूल को, जिस बॉडी को, जिस मरे हुए शरीर को इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप्ड दिया, यानी कि आकार दिया, मेड अवेयर, आत्म जागरूक बनाया, गेव वंस हर फ्लावर टू लव, हर वेज टू रोम, और अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर। फिर क्या कह रहे हैं कि उस शरीर को इंग्लैंड ने
जन्म दिया है, आकार दिया है, जागरूक किया है और प्यार करने के लिए अपने फूल दिए हैं और वहाँ पर घूमने के लिए अपने रास्ते दिए हैं। जिस जगह पे मैं घूम रहा हूँ वो अपने रास्ता उन्होंने दिया। और उसके साथ साथ यह जो बॉडी है वह अंग्रेज़ी हवा ही, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, ये जो बॉडी है वह इंग्लैंड का है और अंग्रेज़ी हवा ही सांस के रूप में लेता है। ये पूरी अपने आप को कैसा प्रतीत करवा रहे हैं कि मैं पूरा का पूरा इंग्लैंड से निर्मित हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की वजह से, और मैं जो कुछ भी लेता हूँ मैं इंग्लैंड से ही लेता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, एक जो शरीर है वो इंग्लैंड का है और ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और सांस के रूप में भी वह अंग्रेजी हवा को ही सांस के रूप में लेते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या लिखते हैं कि वॉश्ड बाई द रिवर्स, ब्लेस्ड बाई द सन ऑफ होम। यहाँ पे कह रहे हैं कि वहीं की नदियों से मैं नहाया हुआ हूँ, वहीं की नदियों में मैं धुला हुआ हूँ और घर के सूर्य से मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है, यानी कि इंग्लैंड के सूर्य से ही मुझे आशीर्वाद भी मिला हुआ है। ब्लेस्ड बाई सन ऑफ होम, यानी कि घर के बारे में कह रहे हैं, नहीं इंग्लैंड के बारे में कह रहे हैं कि मुझे इंग्लैंड के सूर्य ने ही मुझे आशीर्वाद दिया है और वहीं की नदियों से मैं नहाया हुआ हूँ, वहीं की नदियों में धुला हुआ हूँ। फिर कह रहे हैं एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल सेड अवे, और सोचो कि इस हृदय में, इस दिल में जो बुराइयां हैं वो सारी की सारी बुराइयां हट गई हैं, दूर हो गई हैं। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, और अंतर आत्मा में जो एक राष्ट्र के प्रति जो धड़कन है वह भी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जो मेरे शाश्वत मन में एक धड़कन है वो कभी भी कम नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और वो हमेशा ही उन विचारों को मुझे बार बार याद दिलाती हैं जो कि इंग्लैंड से मुझे मिला हुआ था, उन सभी विचारों को लौटाती हैं। समवेयर बैक द थॉट्स ऑफ बाय इंग्लैंड गिवन, इंग्लैंड के द्वारा जो भी थॉट्स दिए गए हैं वो बार बार मेरे मन में वापस आते रहेंगे। हर साइट्स, वहाँ के दृश्य, एंड साउंड्स, वहाँ की आवाज़ें, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, वहाँ के जो सपने हैं, वहाँ के जो खुशियों वाले दिन हैं वो सारा कुछ हमें याद आता रहेगा। एंड लाफ्टर, और जो हंसी है, लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, जो कि दोस्तों से मैंने सीखा है, एंड जेंटलनेस, जो दोस्तों से मैंने घनिष्ठता और विनम्रता सीखी है, वह भी हमेशा बार बार मेरे मन में वापस याद आती रहेंगी। इन हार्ट्स एट पीट्स अंडर एन इंग्लिश है, और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी है वो मेरे शांतिपूर्ण हृदय में मेरे साथ ही अंग्रेजी स्वर्ग में भी रहने वाली है। अंडर एन इंग्लिश हेवन, यानी कि अंग्रेजी स्वर्ग के नीचे मेरे शांतिपूर्ण हृदय में ये सारा कुछ, ये सारी यादें, ये सारे थॉट्स वहाँ पर मेरे साथ में रहने वाले हैं। तो बस यही हिंदी एक्सप्लेनेशन रहा। आई होप आपको ये सारा का सारा क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।